165 लीटर का फ्रिज, लाश के टुकड़े और कत्ल की गुत्थी, दिल दहला देगी बेंगलुरु के श्रद्धा मर्डर केस की कहानी। लाश के कई टुकड़े तो फ्रिज के बाहर उस कमरे के फर्श तक बिखरे पड़े थे। उन्होंने इससे पहले कभी इतना खौफनाक या दहलाने वाला मंजर या यूं कहे कि क्राइम सीन देखा हो। दिल्ली का श्रद्धा वाकर मर्डर केस आज भी लोग भूले नहीं है। 27 साल की श्रद्धा को उसके 28 साल के प्रेमी और लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला ने 18 मई 2022 को मार डाला था। इसके बाद उसने श्रद्धा की लाश को ठिकाने का जो तरीका अपनाया था उसे जानकर पुलिस ही नहीं बल्कि पूरा देश सन रह गया था। ठीक उसी तरह अब बेंगलुरु में कत्ल का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसे जानकर किसी भी आम इंसान के होश उड़ सकते हैं। बेंगलुरु का अलीकवल इलाका 6 क्रॉस पाइप लाइन रोड पर मौजूद एक 3 मंजिला बिल्डिंग और उस इमारत के कमरे में रखा 165 लीटर मॉडल का एक सिंगल डोर फ्रिज। उस फ्रिज में पूरे 19 दिनों तक 29 साल की महालक्ष्मी की लाश के करीब 30 से 40 टुकड़े बंद। 30 से 40 टुकड़े इसलिए क्योंकि कई टुकड़े तो फ्रिज के बाहर उस कमरे के फर्श तक बिखरे पड़े थे। खुद बेंगलुरु पुलिस को याद नहीं कि उन्होंने इससे पहले इतना खौफनाक या दहलाने वाला मंजर या यूं कहें कि क्राइम सीन देखा हो। शुरुआत में तो खुद पुलिस वाले इस कमरे में जाने की बजाय उल्टे पांव लौट गए थे। कमरे में टुकड़े की शक्ल में सबूत ऐसे बिखरे पड़े थे कि बेंगलुरु की फार्मेसी टीम को सरकारी अस्पताल के मेडिकल स्टाफ को बुलाना पड़ा। दरअसल करीब 19 दिन बाद इस कमरे का दरवाजा बीते शनिवार यानी 21 सितंबर को दोपहर करीब 3:30 बजे खुला था। उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर 5 महीने पहले ही महालक्ष्मी किराएदार के तौर पर रहने आई थी। नेपाल की रहने वाली महालक्ष्मी वहाँ अकेले रहती थी। पड़ोसी भी उसे नहीं जानते थे। वजह ये थी कि हर रोज वे सुबह 9:30 बजे घर से निकलती और रात 10:30 के बाद ही घर लौट। महालक्ष्मी की माँ और बहन बेंगलुरु में ही रहते हैं। 2 सितंबर के बाद अचानक महालक्ष्मी का फोन बंद हो गया। उसकी मां और बहन लगातार फोन करते रहे पर बात नहीं हो रही थी। इसी बीच 20 सितंबर को कुछ पड़ोसियों ने बिल्डिंग के मालिक को शिकायत करते हुए बताया कि बंद पड़े महालक्ष्मी के घर के अंदर से अजीब सी बदबू आ रही है। रेंट एग्रीमेंट के वक्त इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के तौर पर महालक्ष्मी ने बेंगलुरु में ही रहने वाली अपनी माँ और बहन का पता और फोन नंबर दिया था। मकान मालिक ने महालक्ष्मी की माँ को फोन किया और उन्हें महालक्ष्मी के घर से आ रही बदबू के बारे में जानकारी दी। बीते 19 दिनों से वैसे ही महालक्ष्मी से मां की बात नहीं हुई थी। मकान मालिक की बात सुनकर वो घबरा गई। महालक्ष्मी के घर की एक चाबी मां के पास रहती थी। वो फौरन चाबी लेकर अपनी दूसरी बेटी के साथ महालक्ष्मी के घर पहुंची। मकान मालिक और पड़ोसियों की मौजूदगी में घर का दरवाजा खोला गया, लेकिन दरवाजा खुलते ही अंदर से इतनी तेज बदबू आई कि सभी पीछे हट गए। कुछ देर बाद हिम्मत कर फिर से वे अंदर गए। फर्श पर हर तरफ खून के निशान थे। मांस के छोटे छोटे लोथड़े यहाँ वहाँ पड़े थे और खून की एक सूखी हुई लकीर कमरे में रखे फ्रिज तक जा रही थी। जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खुला, एक चीख के साथ सभी लोग उल्टे पैर कमरे से बाहर की तरफ भागे। उस एक पल में उन्होंने जो कुछ फ्रिज के अंदर देखा वो दहलाने वाला था। मकान मालिक सब कुछ समझ चुका था। उसने फौरन पुलिस को फोन किया। आनंद फानन में पुलिस भी मौके पर पहुंची। अब पुलिस कमरे में दाखिल हुई। उनसे रुका नहीं गया। पुलिस टीम भी बाहर निकल। फिर डबल मास्क मंगाया गया। डबल मास्क पहनकर फिर से पुलिस कमरे में गई। फ्रिज का दरवाजा खुला था। सामने सब कुछ दिख रहा था। फ्रिज के सबसे ऊपरी खाने में 2 इंसानी पैर रखे थे। बीच के खाने में इंसानी जिस्म के अलग अलग हिस्से और सबसे नीचे खाने में रखा था सिर जमे हुए खून के साथ साथ छोटे छोटे मांस के टुकड़े इर्द गिर्द पड़े थे। अब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एंड सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स यानी सोको को मौके पर बुलाया गया। सोको के लिए भी ये एक अजीब क्राइम सीन था। ऐसे क्राइम सीन से सबूत बटोरना हाथ से ज्यादा मुश्किल था। लिहाजा अब मदद के लिए सोको की टीम ने बोरिंग अस्पताल के मुर्दा घर के स्टाफ को बुलाया। मुर्दा घर के स्टाफ के पहुंचने के बाद फ्रिज से लेकर बिखरे लाशों के टुकड़ों को समेटा गया और इसे समेटने के दौरान ये अंदाजा हुआ कि लाश के टुकड़ों की तादाद 30 से 40 के दरमियान थी। टुकड़ों में बटी इस लाश को अब मुर्दा घर भेज दिया गया है। लाशों के टुकड़े समेटने के बाद अब पुलिस ने कमरे की तलाशी ली। तलाशी के दौरान महालक्ष्मी के बेड पर रखा एक मोबाइल फोन मिला। ये मोबाइल महालक्ष्मी का ही था। जब मोबाइल की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड को चेक किया गया तो पता चला कि इस फोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को किया गया था। 2 सितंबर के बाद से न तो इस फोन से कोई कॉल की गई और न ही कोई कॉल रिसीव की गई। इसी से बेंगलुरु पुलिस ने अंदाजा लगाया कि महालक्ष्मी का कत्ल 2 से 3 सितंबर के दरमियान ही हुआ है। पर सवाल ये था कि आखिर किसी ने इतनी बेरहमी से महालक्ष्मी का कत्ल क्यों किया? आखिर किसी की उससे क्या दुश्मनी थी? वह कातिल कौन था? तो अब बेंगलुरु पुलिस इस मामले की तफ्तीश शुरू की। महालक्ष्मी की मां और बहन से शुरुआती पूछताछ के बाद पता चला कि साल 2019 तक ये पूरा परिवार नेपाल में ही रहता था। उसी साल महालक्ष्मी की हेमंत दास नाम के एक नेपाली लड़के से शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों रोजगार और बेहतर जिंदगी की उम्मीद के लिए नेपाल से बेंगलुरु पहुंचे। बेंगलुरु में हेमंत एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी को एक नामचीन मॉल के ब्यूटी शॉप में बतौर सेल्स वुमेन टीम लीडर की नौकरी मिल गई। दोनों बेंगलुरु के नीला मंगला इलाके में किराए के घर में रहने लगे। बाद में दोनों
की एक बेटी हुई। साल 2023 तक उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था, लेकिन 2023 में हेमंत और महालक्ष्मी अलग हो गए। बेटी हेमंत दास के साथ रहती थी, जबकि महालक्ष्मी 5 महीने से व्याली कवल इलाके में किराए के मकान में रह रही थी, वे भी अकेली। 15 दिन या महीने में एक बार वो अपनी बेटी से मिलने हेमंत के घर जाया कर। पड़ोसियों के मुताबिक महालक्ष्मी आस पड़ोस में ज़्यादा लोगों से घुली मिली नहीं थी, वे किसी से बात भी नहीं करती थी। रोजाना सुबह 9:30 बजे काम पर चली जाती, 10:30 के बाद घर लौटती। पड़ोसियों ने कई बार एक अजनबी शख्स को महालक्ष्मी को घर से पिकअप और ड्रॉप करते जरूर देखा था, लेकिन वो शख्स कौन था कोई नहीं जानता। बेंगलोर पुलिस के मुताबिक वे इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही कि आखिर वो अजनबी है कौन। बगौल पुलिस बहुत मुमकिन है कि महालक्ष्मी का कातिल वही अजनबी है। बेंगलोर पुलिस के मुताबिक वो अब तक महालक्ष्मी के पति हेमंत दास और उस हेयर ड्रेसर अशरफ से लंबी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन इन दोनों से शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि महालक्ष्मी के कत्ल में इन दोनों का कोई हाथ नहीं था। इन दोनों के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड में भी 2 सितंबर से 19 सितंबर तक ऐसा कुछ नहीं मिला जिनसे इन पर शक किया जा सके। तो फिर सवाल ये था कि आखिर महालक्ष्मी का कातिल है कौन है जिसने इतनी बेदर्दी से उसका कत्ल किया और लाश के टुकड़ों को फ्रिज में ठूस दिया। जिस तरह से कत्ल के बाद महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े किए गए, उसे देखकर पुलिस को लगता है कि कातिल जल्दबाजी में नहीं था, यानी कातिल ने घर के अंदर तसल्ली से लाश के टुकड़े किए, यानी कत्ल के बाद भी वो कई घंटे या बहुत मुमकिन है कि पूरी रात वहीं रहा। हालांकि हैरानी इस बात पर है किसी ने भी उसे जाते हुए नहीं देखा। जिस घर में महालक्ष्मी रहती थी उस बिल्डिंग के आसपास लगे तमाम CCTV कैमरों की फुटेज पुलिस खंगाल रही है। पुलिस को उम्मीद है कि वारदात की टाइमिंग को देखते हुए किसी न किसी कैमरे में वो अजनबी जरूर कैद हुआ होगा। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स